हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जीएस की सारी क्लासें उपलब्ध हैं, तो इसी क्लास के उपलब्ध होने के पक्ष में हम आपको एक ऐसे टॉपिक की ओर ले चलते हैं जिसके कारण देश में अक्सर विवाद होता रहता है। ठीक है, और आजकल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी आपको पता है कि जब हाल ही में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए अभी, ठीक है, तो दो पार्टियां, दो गठबंधन आगे आमने सामने थे, एक एनडीए और एक इंडिया। ठीक है, और इन दोनों गठबंधन में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने थे। तो एक गठबंधन ये कह रहा था कि वो अगर सत्ता में आए तो वो संविधान को खत्म करेंगे, और दूसरा गठबंधन ये कह रहा था कि हम उनको संविधान खत्म नहीं करने देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, और मुझे लगता है कि यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी आपका चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द रहा होगा संविधान खत्म करना या संविधान ना खत्म करना। तो अब जो हमारी पूरी वो नियमावली है जिससे ये देश चल रहा है, ये देश किसी एक सरकार से नहीं चल रहा है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चल रहा है, ये देश संविधान की अपेक्षा पे चल रहा है। उसी को खत्म या ना खत्म करने की बात की जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि संविधान को खत्म कर देंगे या संविधान को बदल देंगे। हाँ, ये है कि उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है। तो आखिर ऐसा क्या होता है, या आम लोग या स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पाते हैं कि सरकारें क्या कह रही हैं या क्या बात रियल में क्या है, और सरकारें अपना वो बुलाने के लिए क्या कर रही हैं। ठीक है, जैसे किसी भी सरकार के नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि मैं आया सत्ता में संविधान खत्म कर दूंगा। संविधान है तो आपको, अगर संविधान ही नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे। जैसे कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वो इसलिए राष्ट्रपति है क्योंकि यहाँ पे संविधान है, और संविधान के दायरे में वो रहकर वो राष्ट्रपति है। वो संविधान से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। या आजकल तो आपने देखा कि कोर्ट में भी चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहीं ऐसा था कि कोर्ट कहता कि हम बड़े, वो कहते हम बड़े, लोकसभा कहती हम बड़े, राज्यसभा कहती हम बड़े, लेकिन रियलिटी में ये है कि कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। सभी को संविधान ने एक चक्र में फंसा के रखा है, लेकिन उस संविधान का जो रक्षक है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों उसके रक्षक है, लेकिन मामला अगर बहुत बड़ा है तो फिर कहा जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति संविधान को बदल नहीं सकता। अगर आपने बदल दिया, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। और आपने ऐसे बहुत सारे मामले देखे भी हैं, जैसे आपको याद होगा 1972 का मामला। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 7 लोगों को, जजों को बैठा के 9 लोगों को, और उन्होंने बोला कि जो संविधान को संशोधित तो आप कर सकते हैं या आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। अब मूल ढांचा शब्द की प्रवृत्ति हो गई, उत्पत्ति हो गई वहाँ से, और उसको बदला नहीं जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी संविधान को ब्लैक डे भी आया इंदिरा गांधी के समय में। क्या हुआ कि उसमें काला दिन आया संविधान के लिए, और संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लगाई गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि संविधान को खत्म कर देगा, इमरजेंसी के बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हुई और फिर संविधान के सारे नियम, कानून और जो अधिकार हैं वो पब्लिक को मिले। जैसे अभी ही कोविड काल का आपको याद होगा, कोविड काल में आपके बहुत से अधिकार छीन गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ उसके बाद आपके अधिकार आपको वापस दे दिए गए। ठीक है, और वो अधिकार आपके इसलिए छीने गए थे क्योंकि उस समय पे आपकी क्या है, जान को खतरा हो सकता था। तो आइए बात करते हैं संविधान संशोधन का महत्व। तो जब हमारी संविधान सभा ने संविधान संशोधन किया और 26 नवंबर 1949 को आधा संविधान लॉन्च किया, और जो बचा वो 26 जनवरी 1950 को लॉन्च कर दिया। लेकिन उसमें समय में क्या था कि उस समय की जो स्थिति थी, ठीक है, और आज की जो स्थिति है, तो ठीक है, ये है आपका भूतकाल जो निकल गया, और आज का क्या है, वर्तमान काल। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, भविष्य काल। तो जो भी आपका संविधान बना था, संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि सारी चीजें हम आज संविधान में नहीं लिख सकते हैं, इसमें समय के अनुसार कुछ ना कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने उसी संशोधन को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी थी, लेकिन उस पर संशोधन कितना होगा, क्या होगा, किस प्रक्रिया से होगा, वो सब आपको संविधान में दिया गया। जैसे जब संविधान लिखा गया था तो आपको पता है कि नेटवर्क के बारे में कोई बात नहीं थी। ठीक है, सिर्फ कौन से नेटवर्क की बात हो रही थी उस समय,
रेलवे नेटवर्क था, डाक नेटवर्क था, लेकिन कोई भी डायरेक्ट नेटवर्क की बात नहीं थी। जैसे आजकल फ़ोन का है, टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, फैक्स का है, ईमेल का है, ये सारे चीज़ें नहीं थी। तो उसको संविधान में मतलब नहीं लिखा, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक जगह छोड़ दी थी। कुछ ऐसा था कि उस समय को देखते हुए वो चीज़ अच्छी हो सकती थी, आज के समय में वो चीज़ खराब हो सकती, कोई उस समय के लिए खराब हो सकती थी, आज वो चीज़ अच्छी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बनी हुई थी, तो उसी लिए उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन होगा। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो वो उन्होंने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया, तो उसको उन्होंने लिया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया उनकी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और इसको किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो ये आपका किया गया 368 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, तो 368 के तहत इसको आपका रखा गया। अब संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, तो संविधान में संशोधन करने के लिए आपको लोकसभा में अलग अपना 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में अलग चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब वो संविधान में संशोधित हो सकता है। लेकिन अगर उसके कारण से कोई भी जान माल या किसी प्रकार की हानि होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इससे लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है, तो भी वो रोक लगा देगा, ठीक है। तो अब उसकी एक लंबी प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, और आज हम उसी को समझेंगे। तो ठीक है, तो आज समझते हैं संविधान संशोधन का महत्व। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए विकसित होता रहता है। संविधान जो इस विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान संशोधन देश की जनता की बदलती आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मूल्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह संविधान में आवश्यक बदलाव लाकर इसे और अधिक प्राथमिक बनाता है और इसे वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के अनुकूल बनाता है। संविधान का महत्व देश के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो उस समय कुछ चीज़ें अलग थी, आज वो चीज़ें अलग हैं। तो अगर संविधान संशोधन नहीं होता, उन्हीं डरों पर चलते, तो आज हमारा जीवन तहस नहस हो सकता था। तो इसलिए संविधान जो हमारा है वो एक जीवंत है, हर वो चीज़ जीवित है जिसमें संशोधन होता रहता है, जो जिंदा रहता है, ठीक है। तो संविधान भी आपका एक जीवंत है, और इसमें आर्थिक सुधार भी होते हैं, राजनीतिक सुधार भी होते हैं, सामाजिक सुधार भी होते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं संविधान संशोधन। तो सबसे पहले आपका प्रस्ताव आएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तब शुरू होती है संसद किसी भी सदन में या राज्य विधानसभा में कम से कम 8 सदस्यों द्वारा संविधान प्रस्ताव लाया जाता है। आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा में सीटें बराबर हो संविधान संशोधन के लिए, तो फिर सरकारें अपने मन का करेंगी, तो उसके लिए भी उन्होंने कर दिया है कि कम से कम विधानसभाओं में आधे सदस्य, अगर मान लो कि 40 विधानसभाएं हैं, तो उसमें से आपको 20 विधानसभाओं के सदस्यों की भी वो करनी पड़ेगी। अब ये लोकसभा में भी संविधान संशोधन आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, और विधानसभा के अगर कुल विधानसभाएं मिल गई तो भी ये संशोधन हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद पहला चरण क्या है, मतदान। प्रस्तावित संसद दोनों सदनों में अलग अलग मतदान किया जाता है। संशोधन को पारित करने के संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अलग अलग प्रकार से। साधारण बहुमत का मतलब 50+1, ठीक है, और विशेष बहुमत का मतलब 2/3 75%, ठीक है, 66%। आगे चलते हैं, दूसरा चरण राष्ट्रपति की सहमति। अगर संशोधन संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति संशोधन स्वीकृत दे सकते हैं या उसे अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसको दे सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो ऐसे 1984 का एक संशोधन चल रहा है राजीव गांधी के समय का, तो डाक विभाग संबंधित था वो, और उसको क्या था, राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, उनके पॉकेट में आज भी पड़ा है, वो संशोधित नहीं हो पाया, ठीक है। अंतिमकरण लागू। राष्ट्रपति की सहमति के बाद संशोधन का हिस्सा बन जाता है और प्रभावी हो जाता है। ये उसका अंतिमकरण है, लागू हो जाता है। लेकिन यदि इसमें कुछ ऐसा दिखा आपको कि जिससे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जान माल या भीड़ क्राउड या कुछ भी हो सकता है, तो वो उस पर रोक भी लगा सकती है, लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान संशोधन के लाभ क्या है। तो पहला लाभ है हमारा लचीलापन। जब हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि चीजें लचीलापन होता है, मतलब कि चीजें
जैसे अब 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1950 की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तो अगर हम आज की स्थिति के हिसाब से अपना संविधान संशोधन नहीं करेंगे, उसी डंडे पे चलेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन ही नाम किसका है, बदलाव का। तो संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि संविधान को लचीला बनाता है। समय के साथ समाज और देश के बदलते परिदृश्य को देखते हुए आवश्यक बदलाव लाने के लिए संविधान को बदलना संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लचीलेपन की बात की जा रही है। दूसरा इसमें है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। संविधान संशोधन हमें समाज के वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने की हिम्मत देता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों को के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय के क्षेत्र में संशोधन करके हम समाज को और अधिक न्यायपूर्ण समावेशी बना सकते हैं। अब ये कैसे है कि उस समय शिक्षा का कुछ अलग अधिकार था, लेकिन आज शिक्षा का विस्तार अलग तरीके से हो गया। पहले मेडिकल सुविधाएं अलग अलग थी, आज मेडिकल सुविधाएं अलग अलग हो गई। तो इसमें हमें लगातार संशोधन करते रहेंगे तो लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा। आगे की बात करते हैं विकास और प्रगति। तो संविधान संशोधन देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को मजबूत करने में मदद करता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। संविधान संशोधन लोकतंत्र को मजबूत बनाने और नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान में बदलाव लाने का अधिकार भी देता है। तो ये भी परिवर्तन इसका होता है। आगे चलते हैं संविधान संशोधन के विषय। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि एक इसका राजनीतिक संरचना होती है, राजनीतिक बदलाव, यह संसद का गठन, ठीक है, और कितने संसद का विस्तार, संसद का कम करना, सदस्यों को कैसे उनकी योग्यताओं को कम करना, तो ऐसी संसद में भी ये करता है। मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाने में उन्हें और अधिक विस्तार देने के लिए, जैसे समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय। लेकिन मौलिक अधिकारों को कम करने का अधिकार बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन बढ़ाने का मिल जाता है। ठीक है, फिर सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि जात, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव को खत्म करने के लिए, जैसे आरक्षण संबंधित मुद्दे इसी में आते हैं। ठीक है, आर्थिक नीतियां देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव लाने के लिए, जैसे कि कर प्रणाली, व्यापार और भूमंडल सुधार के लिए। और जो अभी इस समय में जो स्थिति बनी हुई है हर राजनीतिक पार्टी की, तो वो सामाजिक स्थिति को टारगेट करके आपको वो करते गुमराह कर रहे हैं। दो चाहे कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो आपको जात के नाम पर, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे आप कहते हैं कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस नाम पर लोगों को वोट चाहते हैं, या कुछ पार्टियां उनका सपोर्ट करने देती, कुछ लोग उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक न्याय इस समय खतरे में है। और सामाजिक न्याय खतरे में होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि देश एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर सकता है। फिर संविधान सभा के चरण प्रस्ताव। संसद किसी सदन में, राज्यसभा में आधे सदस्यों को बुलाया जाता है। पहला प्रस्तावित संसद सदस्य के दोनों सदनों में अलग अलग चर्चा और बहस होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा कर देगी, लोकसभा अलग करेगी, राज्यसभा अलग करेगी और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। संसद दोनों सदनों में अलग अलग मतदान किया तो संशोधन को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सार्वभौमत की आवश्यकता होती है। और अंतिम चुनाव आपका वही है, राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है, फिर संविधान के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य होता है प्रासंगिकता बनाए